नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी विषय वस्तु बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका की नजर में पाकिस्तान और रूस अगले 10 साल के अंदर फेलियर स्टेट हो जाएंगे। और यह बात कितनी मायने रखती है, क्योंकि क्या यह किसी अमेरिकी नेता ने कही है या फिर किसी यूं ही उड़ते चलते हुए आ गई कोई घटना है। आज के सेशन में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। केवल यहां पाकिस्तान और रूस तो केवल टाइटल के अंदर लिखे गए हैं, बल्कि दुनिया भर की चर्चाएं आज के इस सेशन में होने वाली हैं। इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि अमेरिका के अंदर स्थित एक थिंक टैंक ने, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे बुद्धिजीवी स्थित थे, उन्होंने भारत को लेकर क्या कहा है। क्या भारत भी आने वाले 10 सालों में एक फेलियर स्टेट हो जाएगा? क्या टुकड़ों में टूट जाएगा? या इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल जो यहां पर निकल कर आता है भारत के लिए, क्या भारत यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट काउंसिल में सीट ले पाएगा? इन तमाम बातों को लेकर वर्ष 2023 के अंदर एक सर्वे कराया गया है। उस सर्वे के अंदर पूछा गया है कि आपको क्या लगता है अगले 10 सालों में कौन सा देश सबसे जल्दी टूट जाएगा या खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। बट ऑब्वियस है, इस समय रशिया सुर्खियों में है, सबको पता है सुर्खियों में है, और जिस तरह के हाव भाव उसके चल रहे हैं तो उसके ऊपर तो प्रकाश होना ही था। अफगानिस्तान तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि यहां से जब से अमेरिका छोड़कर भागा है, भले ही यहां पर कितने भी ज्यादा भंडार, कितने भी रुपयों के मिल गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी डर बरकरार है कि यह देश कभी भी कोलैप्स कर सकता है, और अब तक भी मतलब पूरी तरह कोलैप्स स्थिति में ही है। पाकिस्तान यहां पर उभरता हुआ वो देश है जिसके बारे में हम तो चर्चाएं लंबे टाइम से कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अंकित इंस्पायर इंडिया के पुराने साथी हैं तो आपको यह तो पता है कि यहां पर तो हर दिन ही उसको फेल कर दिया गया है। फेल करने की हमने तो शुरुआत इसके दिवालियापन से ही कर दी थी। आपको याद होगा, आज से हमने 4 दिन पहले भी आपको बता दिया था कि यह तो दिवालिया होकर रहेगा। अब वो बात दूसरी है कि जब दिवालियापन की स्थिति इसके घर तक चली आई है तो ये बर्तन बेच के काम चला रहा है। इसने अपने यहां से पावर प्लांट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सड़क बेच दिया, दूतावास तक बेच दिया। लेकिन हम तो ये थे, चलो भाई, हम तो अपने इंडिया के अंदर एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले सामान्य से नागरिक हैं, हमारी एनालिसिस में तो ये दिवालिया होने वाला ही है। लेकिन अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इस बात को कंक्लूड करते हुए कहा है अगले 10 सालों के अंदर साफ है मामला। रशिया का कैसे साफ है वो तो हम बताएंगे टेक्निकल तरीके से, लेकिन पाकिस्तान तो आपका पड़ोसी है, इसके किरदार तो आपको अच्छे से पता ही है, वो हम आपके आज के सेशन में बताएंगे। लेकिन जब हम इस बात को बताएंगे, उस बीच में कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न घर करेगा। और वो प्रश्न क्या होगा कि सर, आप तो एक तरफ कह रहे हो बर्बाद होने की कगार पर है, और दूसरी तरफ आपको पता नहीं है क्या पाकिस्तान को अभी की अभी इतना ज्यादा पैसा मिल गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा इनके यहां पर। $8 बिलियन इसको 9 जनवरी को सर देखो, $8 बिलियन पाकिस्तान को अभी रिसेंटली मिल गए हैं दुनिया भर के लोगों के द्वारा मदद के रूप में। क्या आपने ये खबर नहीं देखी क्या? मैंने कहा भाई देखी है, ये खबर देखी है। असल में इस खबर के पीछे की कहानी जो है ना, वो आज मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है ना, इस वीडियो को देख करके आप ये अंदाजा लगा लो कि किस देश को क्या मिला है। यहां पर आप जिस देश के हालात देख रहे हैं, हालांकि स्थितियां कहीं भी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये स्थितियां दिखाने के लिए पर्याप्त है कि आप चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी डींगे मारे, जहां अनाज के एक कट्टे के लिए, यानी कि एक अनाज के बैग के लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जूझ रहे हैं, छीना झपटी हो रही है एक बैग गेहूं आटे के लिए। आप यहां पर लोगों को देख सकते हैं, छीना झपटी के अंदर लोगों को धकेल करके नाले में गिरते हुए आप देख सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के हालात भूख से बहुत ज्यादा विचलित हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई आकर के यह कह देता है कि इनको फ्लड रिलीफ के नाम पर $8 बिलियन मिल गया है, तो आज इसका भी विश्लेषण कर देंगे कि इनके साथ बहुत बड़ा वाला धोखा हो गया है। यह सोचकर गए थे कि हमको $8 बिलियन का लोन में $8 बिलियन की मदद मिल गई है, लेकिन असल में इनके साथ वहां जाके खेला हो गया। खेला क्या हुआ वो आज के सेशन में हम पूरा विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तानी नागरिक भी अगर सुन रहे हो तो वो भी सुन ले कि आपके साथ खेला क्या हुआ है। हालांकि हमारे इस वीडियो का एनालिसिस पाकिस्तानी मित्र भी हमारे कर दे रहे हैं आजकल, कई हमारे शुभचिंतक वहां भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठ करके हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्री शुरू कर देते हैं। कोई नहीं, तो आप भी सुन लेना आपके साथ क्या खेला हुआ है। आज हमारा विश्लेषण जारी है, ठीक है। तो आप यहां पर देख लेना साहब, ये जो चीज आप देख रहे हैं यहां पर आपके सामने, ये जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये दर्शाती है कि स्थितियां सामान्य तो नहीं है। भोजन के लिए भूख के हालात, और भूख की वाकई में स्थितियां विकट होती हैं, और ऐसी स्थिति में सरकारों को चाहिए कि वो इन पर पॉलिटिक्स ना करके सही समाधान ढूंढें। तभी तो यूनाइटेड नेशंस नहीं, इस बार अमेरिका की तरफ से बनाए गए एक थिंक टैंक
ने। उसका नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाम है उसका एटलांटिक काउंसिल। एटलांटिक काउंसिल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट के अंदर यह हवाला दिया है और कहा है कि रशिया और पाकिस्तान 2033 तक पूरी तरह कोलैप्स कर जाएंगे। आप पूछेंगे कोलैप्स कर जाएंगे इसका मतलब क्या है? मतलब वो नहीं रहेंगे जो वो पहले थे। बोले अच्छा, जैसे मैंने कहा जैसे 1991 में सोवियत रूस कोलैप्स किया था और बनकर नए 15 देश आ गए थे, जिनमें से रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज और उधर की तरफ बाल्टिक कंट्रीज, यूक्रेन जैसे देश बने थे। ऐसी ही उम्मीद की जा रही है कि रशिया फिर से एक बार कोलैप्स करेगा 2033 तक, और वहीं पाकिस्तान भी 2033 तक कोलैप्स करेगा। अरे हम तो पहले ही कहते हैं कि आपका बलूचिस्तान छूटकर भागने को तैयार है। उधर टीटीपी आपका सिंध वाला जो क्षेत्र है, खैबर पख्तूनवा, वो उसको अलग लेकर बैठने को तैयार है। इधर जो पीओके आपने जबरदस्ती ले रखा है वो कभी भी फिर गई नजरें तो इधर चली जाएंगी। यानी कि देयर विल बी नो मोर पाकिस्तान। लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन क्या है? 2033 का है। तो 2033 का प्रेडिक्शन कैसे बना वो भी हम आपको बताएंगे। कौन है ये थिंक टैंक जिसने ऐसी बात करी वो भी हम आज के सेशन में आपको बताएंगे। लेकिन आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, इतना कंसंट्रेशन के साथ आप थोड़ा सा समय अगर निकाल कर आ चुके हैं तो एक 2 सेकंड का काम है, खट से जाइए, राइट हैंड कॉर्नर पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको दबा दीजिए। एक भी पैसा नहीं लगता है उसमें, हाँ, लेकिन हमारा मोटिवेशन आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरा काम इतना सा है, सब्सक्राइब कर रखा है और आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए कंटेंट में मेहनत टीम ने जबरदस्त की है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। तो ये कौन है जिसने ये जानकारी दी है? तो एटलांटिक काउंसिल है। एटलांटिक काउंसिल ने क्या कहा है कि उसने वेलकम करते हुए 2033 के लिए कहा है कि भाई अभी आप 2023 सोचकर खुश मत होइए, 2033 में हम आपका सीधा स्वागत करते हैं। उस समय दुनिया कैसी दिखेगी, और इस बात के लिए इन्होंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बुलाए और उन बुद्धिजीवी लोगों से एक पैनल, मतलब जैसे होता है ना, अब आप कहेंगे बुद्धिजीवी का मतलब क्या होता है? आप सोचो, जैसे आपकी नजर में रघुराम राजन जी एक दिमाग में बुद्धिजीवी की नजर में आते हैं ना भाई। अभी चाहे वो किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी जी से जब मुलाकात की तो सुर्खियां बनी। ऐसे लोग दुनिया के अंदर बहुत सारे हों और उनको एक जगह इनवाइट किया जाए और उनसे पूछा जाए आपकी नजर में क्या लगता है दुनिया का क्या हाल होगा। तो इस तरह से अंदाजा लगाइए कि यह काउंसिल कितना मैटर करती है इस विषय पर चर्चा करते हुए। बाय द वे, आपका 2033 में तो वेलकम इसने कर दिया है एटलांटिक काउंसिल ने, लेकिन आपका वेलकम 2023 में मैं कर रहा हूं कुछ इंटरेस्टिंग किताबों के साथ। जी हां साथियों, आप 2023 में कौन सी किताबें जरूर पढ़ें, मस्ट लिसन टाइप की जो कैटेगरी किताबें हैं ना, उन किताबों की मैंने यहां पर आपके सामने लिस्ट शेयर की है। आप में से मेरे बहुत सारे प्यारे मित्र ऐसे हैं जो अभी तक मेरे कहने पर कुकू FM डाउनलोड कर चुके हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है, आपने डाउनलोड कर लिया है। 2023 शुरू हुआ है। कुछ किताबें जिनकी आप मार्केट की कीमत अगर निकालें, अगर एक एक किताब भी खरीदने जाए तो 10 किताबें 3000 रुपए की आए, वो आपको मात्र 49 रुपीज में अवेलेबल होती हैं। और एक नहीं अपितु 10,000 किताबें आपको सुनने के लिए अवेलेबल होती हैं ऑडियो बुक फॉर्मेट में, जिसका आप प्रॉपर तरीके से ड्राइव मोड फीचर यूज कर सकते हैं, जिसको आप पूरी तरह से सेव कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जिसके आप स्लीपर टाइम यूज कर सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से कंसेप्चुअली यूज कर सकते हैं। आप इस फीचर को जाकर यूज करिए। मैंने आपको 2023 के लिए बहुत बढ़िया किताबें रिकमेंड कर दी हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आप ये जान लीजिए, ये जो 49 रुपीज में आपको किताब मिल रही है, ये तब मिल रही है जब आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं, अगर आप नए ग्राहक हैं तो। एक चीज मैं यहां पर ऐड कर देता हूं और वो ये है कि ये इसी महीने के लिए ऑफर अवेलेबल है। नेक्स्ट मंथ से ये 49 जो है ये ऑफर खत्म होकर के आपको बुक 99 रुपीज में ही पर मंथ अवेलेबल होगी। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप में से कोई भी साथी इस महीने कुकू FM ट्राई करना चाहता है तो गो एंड गेट दी सब्सक्रिप्शन। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करके एक महीने के लिए निर्बाध रूप से 10,000 किताबें ऑडियो बुक के रूप में सुन लीजिए। चलिए, तो 2023 में तो मैंने आपका ग्रांड वेलकम कर दिया। अब मैं 2033 की दर्शन कराता हूं आपको आज के नजरिए से। किसके नजरिए से? अटलांटिक काउंसिल के नजरिए से। अटलांटिक काउंसिल क्या है? 160 दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नजर में 2033 की दुनिया। 2033 की दुनिया किसने बनाई? अटलांटिक काउंसिल ने। अटलांटिक काउंसिल कहां का है? अमेरिका का है। कब से बना हुआ है? 1961 से बना हुआ है। और इसकी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस रही हैं वो पहले भी काफी ज्यादा वैलिड रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अब इसकी बातों को आगे जानते हैं। देखिए, इन्होंने 167 एक्सपर्ट्स अपने द्वारा इनवाइट किए दुनिया भर के देशों से। जिन एक्सपर्ट्स को इन पर बुलाया गया उनमें से बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए थे, कुछ सरकारी सेक्टर से जुड़े हुए थे, कुछ अमेरिका से थे, कुछ नॉन अमेरिका से थे। दुनिया भर के सभी क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के लोग इनने आमंत्रित किए और उनसे कहा
कि हम आपके सामने कुछ दुनिया के बेसिक सवाल रखते हैं, आपका एनालिसिस उनको लेकर क्या है। क्योंकि हमारा सीधा सीधा टाइटल पहला पाकिस्तान है, तो हम पहले इसी को कवर कर लेते हैं। उनका पाकिस्तान को लेकर नजरिया यह था कि भाई पाकिस्तान में आज तक कोई भी सरकार अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है। सीधी सी बात यह है कि यदि हम पाकिस्तान का पास्ट इतिहास उठाकर देखते हैं तो चाहे आप शहबाज शरीफ देख लें, इमरान खान देख लें, या उससे पहले शाहिद कब्बार अब्बासी देख लें, किसी को भी उठाकर देख लें, 5 साल में 3 प्रधानमंत्री तो इनके बदल गए। तो जो देश अपनी राजनीतिक रूप से इतना अस्थिर हो, जहां लोकतंत्र के नाम पर हर दिन सरकारें बदलती हों और जब सरकार ना चल पाए तो सेना जाकर शासन ले ले, ऐसी स्थिति तो बहुत समय से देखते आए हैं। लेकिन आने वाले 10 साल में यह पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे इनमें सबसे बड़ा कारण यह बन रहा है कि इसने जितने भी दुनिया भर के लोन लिए हैं, या फिर जो इसके पास अभी वीट का शॉर्टेज आया है और उस कारण से ये दुनिया भर के जो कर्जे ले रहा है, वो कर्जे फिलहाल की सरकारों को तो बचा रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ दुनिया भर में जाकर के अपने लिए मदद मांगकर जो ला रहे हैं, उस मदद से फिलहाल के लिए तो कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन उसमें एक जो सबसे खतरनाक फीचर है, साथियों हमारे सेशन के अंदर ये दिक्कत स्थिति ये है कि जैसे जैसे हमारा माहौल बनने लगता है, इतनी देर में सिस्टम स्वाहा हो जाता है। अब तब तक आप लोगों का फ्लो टूट जाएगा। खैर कोई नहीं, हम इसको ट्रिम कर देंगे इन केस अगर आप बाद में देख रहे होंगे तो, है ना। बीच बीच में ये गायब हो जा रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। आज सुबह के 2 सेशंस में भी ऐसा हुआ है ऑलरेडी। एक तरफ जब हमारी तबीयत खराब है तो सिस्टम कह रहा है हम छुट्टी पर क्यों ना जाएं, तो इसको भी छुट्टी पर लेने की थोड़ी सी मन में आ रही होगी, कर लेंगे, इसका भी इलाज कर देंगे। फिलहाल के लिए आप समझ, कई बार एक साथ सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य के साथ साथ अब मशीनें भी थोड़ा थोड़ा सा लड़खड़ाने लग रही हैं, इनका भी इलाज होगा, इनको भी ट्रीटमेंट चाहिएगा, दे देंगे इनको भी। तो फिलहाल के लिए अगर बीच में अभी भी थोड़ा सा अगर ब्लिंक होकर के ब्लैक स्क्रीन आ जाए तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं वापस आपको ले आऊँगा। देखिए साथियों, बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या होता है, आपके सेशंस को लाइव लेकर आना। कभी आप बैठ करके, हालांकि ये सेल्फ बोस्टिंग नहीं है, मैं अपनी तारीफ में इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन देता हूं, और वो ये है कि आप दुनिया भर के जितने भी कंटेंट सुनते हैं, कोशिश हमारी रहती है कि हम आपके सामने वो चीज़ एकदम लाइव प्रस्तुत करें। लाइव का मतलब ये कोई प्री रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते। अगर प्री रिकॉर्डेड होते तो ये सब जगह एडिट वेडिट लग जाता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हम जितना भी कंटेंट आपके सामने रखते हैं ना, ये कंटेंट किसी प्रकार की एडिटिंग के बिना होता है, यानी कि जो है वो गया सो गया। तो ऐसी स्थिति में हमें भी थोड़ी हिम्मत आपसे मिलती है, और वो हिम्मत हमें आप जब अपने साथियों से इस सेशन को शेयर करते हैं ये कहते हुए कि हाँ ये सेशन एकदम लाइव लिया गया है। यदि आप कभी खुद से 1 मिनट कैमरे के सामने बोलकर देखेंगे तो रियलाइज होगा लाइव वर्सेस एडिटिंग फॉर्मेट में क्या अंतर होता है। और विशेष रूप से लाइव तब जब आपको कंटेंट एकदम नया पढ़ाना हो। हमारा कोई भी कंटेंट रिपीटेटिव नहीं होता है कि मैं कल भी आपको 5 झील के नाम याद कराया था, आज भी 5 झील के नाम याद करा दिया, तब तो शायद बहुत आसान होता मेरे लिए लाइव लेना। लेकिन जो हम आपके सामने जो भी सुर्खी लेके आते हैं, दिन रात की मेहनत लगती है तब जाकर आपके सामने पहुंचते हैं। इसीलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सेशन को अपनी तरफ से स्नेह देंगे, प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, जो आपसे सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए हम आपसे क्या कह रहे थे कि जो पाकिस्तान में आई हुई वीट शॉर्टेज है ना, उस वीट शॉर्टेज के कारण जो स्थिति हुई वो मैंने आपको बताई। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और अपने साथ ले गए बिलावल भुट्टो को, और ये लेकर पहुंच गए जिनेवा। वहां जाकर पहुंचे कि भैया हमें मदद दे दो। मदद के नाम पर इन्होंने वहां पर सभी लोगों को साथ बिठाया और बिठा करके वहां पर पैसे मांगने शुरू किए। लोगों ने इनको अपनी तरफ से मदद देना शुरू किया। 9 जनवरी की बात है। वहां पर यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम आपको $93 मिलियन दे देंगे, जर्मनी ने कहा हम $88 मिलियन दे देंगे, चाइना ने कहा हम $100 मिलियन दे देंगे। यानी इस प्रकार से इनको दान हो रहा था धन। ऐसे ही आईडीबी ने कहा कि हम आपको $4.2 बिलियन दे देंगे। ऐसे वर्ल्ड बैंक ने कहा हम $2 बिलियन दे देंगे। जैसे होता नहीं है कि हाँ भाई कितना दे दोगे, बोले दो भाई इसको इतना रुपया दे देंगे। सब भाई ये सब पैसा सोच करके पाकिस्तान में एकदम माहौल टाइट हो गया।
ऐसी स्थिति में मरियम नवाज जो इनकी मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा पूरी तरफ से कहते हुए कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाकर के अब यूएई भी गए हैं, वहां के प्रेसिडेंट से मिले हैं और वहां पर यूएई जाकर के उन्होंने भी ये कह दिया है कि वो अगले समय हमको $2 बिलियन का लोन और दे देंगे, $1 बिलियन का लोन ऐड और कर देंगे। भाई साहब, इन्होंने पैसे इतने गिना दिए कि लोगों को लगा यार पाकिस्तान के पास जहां 15 दिन का भी पैसा नहीं था, उसके पास $8 बिलियन एक साथ आ गए, वाह मजा हो गया। लेकिन जब पता जब बाहर निकल के आया तब ये है, और वो पता अपन ने नहीं लगाया। पाकिस्तान का ही एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है द डॉन, उसने जानकारी बाहर निकाल कर क्या बताई कि इनको जो लोन मिल रहा है $10 अरब के आसपास का, उसमें से 90% इनको कर्जा मिला है। कर्जा मिला है से मतलब समझिए, देखिए अगर आपके यहां क्राइसिस आया हुआ है तो क्राइसिस के समय आप गए थे लोगों से मदद मांगने के लिए कि भाई हमारे देश को संकट से बाहर निकालो, लेकिन दुनिया ने ऐसे वक्त पे भी इनको कर्जा दिया। कर्जा देने का मतलब समझते हैं आप, जिसका रीपेमेंट करना होगा। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाए तो वैसे ही जैसे आप पावर प्लांट बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, रोड बेच रहे हो, सब वैसा ही आपको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका मतलब आप यूं समझिए कि जो शहबाज शरीफ अभी लेकर के अपना ताम तमूरा उठाकर, क्योंकि बहुत से न्यूज चैनल्स में यह दिखाया गया कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी राहत, क्योंकि उन्हें मिल गया बहुत बड़ी मात्रा में लोन, अब वो डिफॉल्ट होने से बच जाएगा। अच्छा, हम तो 4 दिन पहले इनको दिवालिया कर चुके थे, लेकिन अब मुद्दा यह है कि ऐसी स्थिति में कहानी कहां जाकर अटकी। तो हुआ यह कि पिछले हफ्ते जब ये जिनेवा गए थे तो वहां क्लाइमेट समिट हो रही थी। शहबाज शरीफ 20 लोगों का डेलीगेशन लेकर यहां पहुंचे और अपने मुल्क में आई हुई बाढ़ को लेकर के लोगों के सामने बयानबाजी करने लगे। कहने लगे कि देखिए क्लाइमेट चेंज के चलते हुए हमें बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है और विकसित देश इस बात के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि डेवलप्ड नेशन अपने द्वारा तरक्की करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है और पॉल्यूशन की वजह से पर्यावरण बिगड़ता है। पर्यावरण बिगड़ा और आकर के हमारे ऊपर टूट गया। ऐसी स्थिति में हमारे यहां पर $30 बिलियन का नुकसान होया और ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि आप हमको मदद करें। 40 देश और इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि चिंता ना करो, जब तुम यहां आकर के कहने लगी गए हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दुनिया में जब भी पर्यावरण को लेकर समिट होती हैं, वहां पर लोग इस तरह से आते हैं जैसे बोली लगाने वाले आते हैं ना, वो देश के नागरिक होते हैं, देश के राजनेता होते हैं बाकायदा, और वहां पर ऐसे ऐसे लंबी लंबी फेंक के जाते हैं, हाँ हम तुमको इतनी मदद दे देंगे, हाँ हम तुमको। वास्तविकता में वो कभी धरातल पर आता नहीं है। चाहे आप उठा करके UNFCCC की मीटिंग उठाकर देख लो, उसमें भी क्लाइमेट फंड का डिक्लेरेशन तो जाने कब से हो रहा है कि हाँ हम क्लाइमेट फंड बनाएंगे, क्लाइमेट फंड बनाएंगे, $100 बिलियन का क्लाइमेट फंड बनाएंगे। पेपर पर कभी धरती पर उतर के कभी नहीं आता वो, क्योंकि जब जाकर के ये वादे अपनी देश में सरकारों को बताने पड़ते हैं। जैसे क्या होता है ना जी, अगर मान लो कि एक बार के लिए आप मंत्री हैं आप आए जिनेवा क्लाइमेट समिट में बोलकर चले गए कि जा पाकिस्तान ऐश कर, मैंने तेरे को $2 बिलियन दिए। आप मंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप $2 बिलियन दे के आ गए। अब आपको अपने देश में आना पड़ेगा और जो आप वादा करके आए हो उसको संसद से रेक्टिफाई कराना पड़ेगा कि हाँ मैं वादा तो कर आया, पैसा कैसे दूंगा। तो फिर आपके देश की संसद उस मामले को अगर रेटिफाई करती है तो पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो वादों का क्या है, ये तो ऑन पेपर ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में 40 देशों ने और इंस्टीट्यूशन ने वादा कर दिया कि साहब चिंता मत करो, हम आपको पूरी तरह फाइनेंशियल मदद देंगे, $10 अरब की हम मदद दे देंगे, आप चिंता मत करो। ऐसी स्थिति में ये जब कटोरा लेके बैठे थे, इनके बीच में एंटोनियो गुटेरेस भी साथ में थे। आप देख सकते हैं, इस दृश्य को देखकर यह लग रहा है कि इनको कंपनी इसलिए दी जा रही है कि हाँ ये मांगने वाली चेयर पर बैठे हैं तो चलो इनको थोड़ा हौसला अफजाई करते हैं, UN भी तुम्हारे साथ है कि क्लाइमेट से तुम्हें नुकसान हुआ है। मजेदार बात यह हो गई कि मांग तो रहे थे खैरात, लेकिन सामने वालों ने कर्ज दे दिया। यानी ये मांगने तो गए थे ये कहने के लिए कि साहब हमें मदद दे दो, हमको पैसा रिटर्न में देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उल्टा हो गया। इनको जो पैसा मिला वो कर्ज के रूप में मिल गया, यानी इनको वो चुकाना पड़ेगा। और ये बात जो है ये इनके खुद मंत्री ने स्वीकार कर ली, जिसका नाम है इशहाक डार, जो कि वित्त मंत्री है। और वो कैबिनेट मिनिस्टर जब मीडिया के सामने आया तो उसने कहा कि हम जो $10 अरब लेने पहुंचे थे उसमें से हकीकत में हमें $8.7 अरब का तो कर्ज मिल रहा है, जो कि जिनेवा में बिना शर्त की अपील की। हमने ये कहा कि भाई इसमें कम से कम कंडीशन तो हटा दो, लेकिन उन्होंने कंडीशन भी नहीं हटाई, 3 साल के अंदर रिटर्न करने का बात कह दिया। यानी बिना शर्त के हमसे कहा गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो पैसा हमको हो सकता है जल्दबाजी में लौटाना पड़ेगा, 3 साल के अंदर होना लौटाना पड़ेगा। ये खबर कौन निकाला? पाकिस्तान का ये एक अखबार है जिसका नाम है द डॉन। उसने अपने द्वारा ये खबर निकालते हुए लोगों के सामने बात रख दी। बोले बात ऐसी है, ज्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है, ये फिर से जाकर कर्जा लेकर आ गए और कर्जा भी इनको अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, फिर किसी ने पूछा, बोले सर एक बात बताओ, ऐसी स्थिति में तो ये सऊदी भी गए थे वहां से निकलकर, उसका क्या हुआ? बिल्कुल, इंडिया मीडिया में भी बहुत अच्छे से छपा था कि पाकिस्तान को सऊदी का मिला साथ, सऊदी ने इनको दे दिया $5 अरब का लोन। अरे भैया ऐसा भी नहीं हुआ। आप लोगों को मालूम होगा पाकिस्तान के पास $4.5 अरब का जो फॉरेक्स है उसमें से ऑलरेडी $3 अरब सऊदी ने इनके यहां पर पार्क करके रखा हुआ है। मैंने पहले भी समझाया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास घर में गाड़ियां ज्यादा हैं, मैं आपकी पार्किंग में खड़ा कर दिया,
आपके यहाँ घर पर रिश्तेदार आएंगे तो इमेज तो आपकी बन जाएगी कि आपके पार्किंग में बहुत अच्छी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन किसी ने जांच लिया कि भाई साहब ये गाड़ी है किसकी, तो बोले भाई साहब पड़ोस वालों की है। एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रखा था। सऊदी अरब ने अपनी तरफ से $3 अरब इनके अकाउंट में डाल रखे थे कि यूज नहीं करना है, रख ले, देखकर राजी हो ले, कोई तुझसे ये ना कहे कि तू दिवालिया हो गया, मैं तेरी मदद कर रहा हूं। लेकिन अब जब ये पहुंचे तो इनको ऐसे ही रखने के लिए $2 अरब और टिका दिए कि ये पकड़ो, ये भी रख लो, और ऐसा करो कि इस पैसे को भी अपने यहां पर अपने अकाउंट में जमा करके रख लो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ऐसे पैसे का कोई करेगा क्या? आपने बैंक के अकाउंट में धर दिए, इससे लाभ क्या है? अच्छी लाभ भी है इसका। लाभ यह है कि आपके पास चाबी है उसकी, लेकिन आपको उसका वो बरकरार रखना है, यानी चला करके गाड़ी को गैराज में वापस खड़ा रखना है। यानी अगर आपके अकाउंट में $5 अरब डाल दिए तो वो $5 अरब एनी टाइम अकाउंट में दिखने चाहिए। मतलब आपने सरकारी लोगों को सैलरी में वो तनख्वाह दी, वो तनख्वाह घूमकर वो बैंक अकाउंट में वापस आ जाए, इस प्रकार की सर्कुलेशन में वो मनी दिखती रहनी चाहिए। यानी सऊदी अरब का द्वारा जो दिया गया पैसा है वो अकाउंट में पूरे टाइम बरकरार रह जाए, ऐसा सऊदी अरब चाहता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाए। तो ये टोपी इनको फिर सऊदी अरब ने पहना दी है, ठीक है। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि इनके साथ में पूरी तरह खेला हुआ, इनकी चेहरा देख करके आप समझ सकते हैं। ये तो हुआ पाकिस्तान का जिक्र खत्म। अब बात करते हैं रूस की। देखिए आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे सेक्टर्स हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं। टेक्निकली होता क्या है कि मैं चाहता तो सेशन यही एंड हो जाता, लेकिन हमारी टीम और हम आपको चाहते हैं कि जब चर्चाएं हो ही रही हैं तो पूरी दुनिया ही लपेट दें एक ही सेशन के अंदर। अब करते हैं सेशन चर्चा आपके सामने रशिया के बारे में। साथियों, रशिया के बारे में अटलांटिक काउंसिल का बहुत जबरदस्त एनालिसिस रहा और उसने क्या कहा कि देखिए रशिया जो है ना वो 2023 तक 40% लोगों का मानना है कि कोलैप्स कर जाएगा 33 तक। बोले क्यों कोलैप्स कर जाएगा? बोले बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि रशिया पहली बार कोलैप्स होने वाला नहीं है। बोले इससे पहले ये 1920 के आसपास जब यहां पर साम्यवाद आया था तब कोलैप्स किए थे। 1991 में जब यहां पर यूएसएसआर टूट करके 15 देश बना था तब भी यहां पर कोलैप्स किए थे। यानी रशिया का टूट कर बिखरना कोई नई बात नहीं है, एक बार और टूट जाएगा। आप कहेंगे इतनी बात इतनी आप जिम्मेदारी से क्यों कह रहे हो? बोले इसलिए कह रहे हैं, देखिए रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई की थी 24 फरवरी के दिन, तो उसको उम्मीद थी कि 10-15 दिन के अंदर सारा मामला समेट के मैं साइड में हो जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि 1 महीना बचा है, 1 महीने बाद इस युद्ध को पूरा 1 साल हो जाएगा, लेकिन कोई भी कंक्लूसिव निर्णय अभी तक नहीं निकल के आया है। रशिया ने जो क्षेत्र जीते थे ना वो भी यूक्रेन वापस से जीतता हुआ चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन की स्थिति मजबूत होने का बड़ा कारण यह निकल करके आया कि युद्ध तो अपने निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंचा, लेकिन दुनिया को यह समझ में जरूर आ गया कि रशिया ने जो अपनी ताकत से क्षेत्र जीते थे यूक्रेन उन्हें भी वापस कब्जाता हुआ चला जा रहा है, जो कि आप यहां पर स्काई कलर के रंग में देख सकते हैं। क्लियर? अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन के साथ में नाटो फोर्सेस वाकई में आकर खड़ी हो गई, बस अपने द्वारा कभी इन पर्सन लोगों को नहीं भेजा, मदद भेजते रहे। ऐसी स्थिति में रशिया को बड़ा चैलेंज फील हुआ क्योंकि उसका जो शत्रु था वो अज्ञात शत्रु था, यानी दिख नहीं रहा है कि है कौन, लेकिन मदद पूरी आ रही है। ऐसी स्थिति में रूस का फ्रस्ट्रेशन झलकने लगा है और वो ये है कि रूस ने हाल ही में अपने द्वारा जो मिलिट्री का जनरल था ना उसको फिर से बदल दिया है कि यार जो पुराना वाला था व्यक्ति जिसका नाम था वैलेरी, उसको रिप्लेस करके सरगई को बिठाया गया है और उसको यह कहकर बिठाया गया कि यार अक्टूबर में जिसको बिठाया था वो युद्ध नहीं जिता पाया, अब तुम बैठो और तुम हो सकता है युद्ध जिता दोगे। कारण बहुत बड़ा है क्योंकि रशिया को हुई कैजुअलिटीज, अगर हम कीव इंडिपेंडेंट की बात सही माने तो बड़ी मात्रा में कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, लगभग 1,14,000 से ज्यादा रशिया के लोग मारे जा चुके हैं। तो इसकी वजह से यह कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि रशिया के अगर यही हालात रहे, दुनिया भर से उसको इस तरह का आइसोलेशन मिलता रहा। बड़ा कारण क्या है इस पूरे युद्ध में? वास्तविकता में यूक्रेन के साथ जितने सारे देश खड़े हैं, पूरा यूरोपियन वर्ल्ड जहां एक और खड़ा हुआ है, वहीं असल मायने में रशिया के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। रशिया के साथ ले देकर जो खड़ा है उसमें से एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला, एक देश है जो कि जिसका नाम है क्यूबा, एक तरफ बैठा हुआ है बेलारूस, किर्गिस्तान। ये बहुत ही छोटे छोटे से देश हैं, यानी कि इन देशों की अपनी कोई पर्सनल कैपिटल नहीं है, ना कोई पर्सनल एपेटाइट है। ये बेचारे वो देश हैं जो कि रशिया से ही चाहते हैं कि संरक्षण हमें मिल जाए तो बेहतर होगा। ऐसी स्थिति में एक तरफ रशिया और एक तरफ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, तो ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि रशिया जो है बहुत दिनों तक इस झटके को सहन नहीं कर पाएगा और पुतिन के जाते ही सारा मामला फैल जाएगा। तीसरा बड़ा सवाल यहां पर पूछा गया और वो ये था कि भाई ये बताइए अगले 10 सालों के अंदर जो देश फेल मारने वाले हैं उनमें तो अफगानिस्तान का नाम भी है। बोले हां, तो बोले अफगानिस्तान तो सबके सामने प्रूवन है कि वो फैलेगा, तो बोले चलो छोड़ो उसका डिस्कशन हम ले नहीं रहे। यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा सवालों में बहुत बड़ी जो पूछी गई वो ये थी, क्या लगता है अगले 10 सालों में 2033 तक न्यूक्लियर वेपन किन देशों के पास हो जाएगा? देखो ईरान के बारे में आप सबको पता है क्योंकि ऑलमोस्ट ईरान के बारे में सब लोग डिक्लेयर कर चुके हैं, इवन अमेरिका उसके ऊपर काटसा लगा चुका है, इतने सारे प्रतिबंध लगा चुका है और ईरान
खुल के सामने आ चुका है कि हाँ भाई अपने पास न्यूक्लियर वेपन है और हम पूरी तरह से लग रहे हैं इसके अंदर। मतलब अगस्त 4 को उसने कह दिया था हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब तुमको जितने सैंक्शन लगाने लगा लो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब जो अब तक न्यूक्लियर वेपन के बिना था, वो इन दिनों जाकर बैठ गया है किसके साथ? चीन के साथ। और आपको याद होगा चीन ने अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर सऊदी अरब से दोस्ती करते हुए उसके यहां पर इतना ग्रांड वेलकम लिया, जो हमने आपको सेशन में बताया था। बाइडेन की तो बेइज्जती हुई थी सऊदी के अंदर और चीन का वेलकम हुआ था। बड़ा कारण जो इसका था वो ये था कि सऊदी चाहता है चीन की मदद से न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना। तीसरा देश जो 2033 तक न्यूक्लियर वेपन बन जाएगा वो है साउथ कोरिया। मुद्दा आज हम आपको अपने एक और सेशन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। रीजन क्या है? रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया के मसले के अंदर अमेरिका ने उसको साउथ कोरिया को न्यूक्लियर की तरह से मदद करने से इनकार कर दिया था। साउथ कोरिया पलट गया है। आज ही का अपडेट है, मैं आपको आज रात के सेशन में कराऊंगा। कहने का मतलब क्या हुआ? साउथ कोरिया खुलकर सामने आ गया कि भैया अपन को चाहिए न्यूक्लियर वेपन। उधर की तरफ जापान ने अपना बजट पहले ही बढ़ा दिया है कि हम तो बनाएंगे, यानी कि आने वाले 10 साल में दुनिया के कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। उसकी खबरें आप यहां पर देख सकते हैं, दुनिया भर की सुर्खियां हैं। इनके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में बहुत कुछ हम कह चुके हैं, ठीक है ना। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के देशों के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। अब सवाल यह बनता है, जब न्यूक्लियर वेपन होंगे तो क्या अगले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाएगा क्या? तो इन बुद्धिजीवियों का कहना यह था कि 58% लोगों का कि नहीं, न्यूक्लियर वेपन कोई भी यूज नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है अगर किसी के चांसेस हैं तो रशिया के हैं और नॉर्थ कोरिया के हैं। देखिए नॉर्थ कोरिया को तो आप और हम भी मानते हैं कि हो सकता है कि यह जाकर के न्यूक्लियर वेपन का उपयोग कर ले। हालांकि रशिया ने खुद की तरफ से मना कर दिया है हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, पागल प्राणी है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल इनसे और पूछा गया कि क्या चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा? 12% लोगों ने कहा हां कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या के अंदर यानी 58% लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस बात से थोड़ा एग्री हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि चीन और ताइवान उतना आसान रिश्ता नहीं है जितना आसान समझ रहे हैं कि जाए और गड़प के खा गए। इसका मतलब यह मामला अभी तक भी अगले 10 सालों में भी अटक के रहने वाला है, ऐसा बुद्धिजीवियों का मानना है। हो सकता है आप इन बुद्धिजीवियों को वैल्यू ना दें, लेकिन दुनिया की नीतियां इन्हीं बुद्धिजीवियों के बताए हुए पॉइंट्स पर बनती हैं, ठीक है। एक बड़ा सवाल जो यहां पर पूछा गया वो ये था कि यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट काउंसिल है उसके अंदर किस देश को परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है? तो उसके अंदर 64% देशों ने कहा कि कोई भी नया देश, 64% मेंबर्स ने कहा कोई भी नया देश इसके अंदर ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर ऐड हुआ तो वो पहला देश इंडिया होगा। यानी यहां पर विदेशियों का या फिर बुद्धिजीवियों का यह मत है कि अगर कोई देश यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पाने में कामयाब हुआ तो वो इंडिया होगा, फिर जापान और फिर ब्राजील होगा। मैं आपको बता दूं साथियों कि दुनिया के देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता में भारत को स्थायी प्रतिनिधि देखना चाहते हैं। 5 परमानेंट मेंबर में से 4 परमानेंट मेंबर एनी टाइम अमेरिका, यूके, फ्रांस और रशिया हमारे साथ हैं, लेकिन चाइना ही है जो कि टांग लगाकर बैठा हुआ है, क्योंकि इंडिया को परमानेंट मेंबर के रूप में देखना नहीं चाहता है। जैसे ही चाइना हमारे साथ होगा और इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाएगी, देखना होगा अगले 10 सालों में यह चीज कहां तक पहुंचेगी। उम्मीद है आप सभी साथियों को जो इतनी सारी भर करके जानकारियां दी गई हैं ये पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो आपसे इतना सा ही तो मांग रहे हैं भाई कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कमेंट और कंटेंट हम आपको बेहतरीन देंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा कर दीजिए। और जो मैंने आपसे कहा कि यदि आप चाहते हैं 10,000 किताबें इस महीने सुनना, हालांकि पॉसिबल तो आपके लिए एक साथ सारी किताबें सुनना है नहीं, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड किताबें मैंने आपको बता दी हैं। 49 रुपीज में जाइए और आप जाकर के बेहतरीन किताबें एक महीने तक सुनिए, बेस्ट ईयर के साथ बनाइए अपना न्यू ईयर, ठीक है। अंकित 50 है मेरा रेफरल कोड, जिसको जाकर आप कुकू एफएम पर यूज कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कंटेंट की पूरी पीडीएफ मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल्स पर साझा कर रहा हूं, जो आपके सामने वेरीफाइड रूप से यहां पर दिखाए जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।